I was not well. And today I will start genetics. बाजी अपना फोन में कुछ कर रही हो? Almost all of you have joined except a few. And I told you earlier that after human reproduction there is a reproductive health. So that will not take time. We will do in between. And time taking is genetics. और ये लॉकडाउन बढ़ती बढ़ती जा रही है, तो अब हम लोग डायरेक्ट क्लास में बैठ के जेनेटिक्स करेंगे, तो उससे अच्छा है स्टार्ट कर लें। और सब बैचों में हमने कर दिया, कई बैच में तो कंप्लीट भी हो गए, इसलिए पीछे डोंट वेट, क्योंकि थोड़ा टाइम लेती है जेनेटिक्स ही, थोड़ा टाइम लेगी। बाकी जो कुछ चैप्टर्स हैं वो तो कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो एक चैप्टर हम एक दिन में भी आपको करा लेंगे। तो यदि किसी के पास बुक ना हो बच्चे, तो बुक को रखिए, आइदर डायरेक्ट बुक रखिए और क्वेश्चन आंसर मतलब बनाइए। जेनेटिक्स में सबसे पहले बुक की मुझे जरूरत नहीं है, और एक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होगी। और इफ यू मेक ए रजिस्टर, एक रजिस्टर बना लें, अलग से कॉपी बना लें जेनेटिक्स का, और इसको आप मिक्स ना करें और सब्जेक्ट के साथ। अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी है अलग 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 कॉपी रखें, तो क्या होगी बाद में आपको परेशानी नहीं आएगी। यदि आप बच्चे भूलते हैं तो आपके पास नोटबुक होगा, तो एक जगह से सारी बातें आ जाएगी, यू कैन क्लैरिफाई द डाउट्स। तो आई थिंक यस, ऑलमोस्ट ऑल हैव जॉइंड। दो बच्चे हैं, बच्चे आ जाएंगे। तो बच्चे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर नंबर 5 जिसमें कर रहा हूँ। और प्लीज इन बिटवीन जब तक जेनेटिक्स चलती है एक भी क्लास ना मिस करिए, क्योंकि ये लिंक होती है, एक से दूसरा मिला होता है। तो बीच में छोड़ देने से फिर आगे का समझ नहीं आएगा। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे इकोलॉजी है, बीच में आपने छूट गया तो आपको परेशानी नहीं आएगी, कवर कर लेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी परेशानी आती है, हालांकि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी। तो जिस बच्चे ने मेयोसिस किया हुआ है 11th में, उनके लिए तो और भी आसान है, और जिनका छूट भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको कवर अप करेंगे। हाँ, बस आप लिसन। तो हम लोग यहाँ से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यदि बुक है आपके पास तो ठीक है, तो खुदा का नाम लेके बिना ये लिखे। सर 4 चैप्टर नहीं कराएंगे आप? हाँ, बीच में करा लेंगे, मतलब एक चैप्टर जेनेटिक्स करके एकदम करा लेंगे सर। एक एक पैराग्राफ नहीं छोड़ूंगा मैं, एक वर्ड नहीं छोड़ूंगा। बच्चे आप छोड़ना भी चाहोगे ना तो एक भी वर्ड नहीं छोड़ूंगा। अभी आप लोगों को बच्चे पिछली क्लास में मैंने जो भी कुछ डायग्राम भेज दिया हूँ, शेयर कर लिया हूँ, तो आई थिंक जो इम्प्लांटेशन ये सब मैटर क्लियर हो गया होगा। सारे को भेज दिया हूँ। जो बच्चे ग्रुप में नहीं है तो बॉयज वाले ग्रुप में चले जाएं, जो बच्चियों वाली ग्रुप में चले जाएं, सो दैट वी कैन क्लैरिफाई द डाउट्स। कुछ बच्चे डाउट्स पूछते भी हैं, आंसर भी जाता है। तो मेक द ग्रुप। और किसी के पास सब अपने अपने घर में है, कोई नए बच्चे हों जिनको नहीं है, तो मैं अपना व्हाट्सएप दे दूंगा, आप हमको भेजेंगे, और मैं जैसे 2 बच्चियों को ज्वाइन करा दिया तो फिर मैं आपको अपने अपने ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। तो ये आसान हो जाएगी हमारे आपके लिए।
और डोंट वरी फॉर द चैप्टर नंबर 4, इन बिटवीन हम कर लेंगे उसको। प्रिंसिपल्स ऑफ, बेटे नया पेन निकालता हूँ तुम्हारे लिए। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बिफोर स्टार्ट इसमें क्या करना है मैं बताता हूँ कि टर्मिनोलॉजी सारे डिस्कस करूंगा। अब जैसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट में पढ़ा, थर्ड चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ा। तो इस पार्ट में अब ये चैप्टर नंबर 5 और 6 में क्या करना है, यू नो ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो भी है, देखो ये एक्सेल है, इसको नोट नहीं करना, समझो मैं यहाँ जहाँ से बोलूंगा वहां से नोट करो। एक्सेल के अंदर न्यूक्लियस, यू नो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम व्हिच इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ डीएनए। तो यू नो डीएनए या कुछ बच्चे नाम सुने होंगे जीन्स, जो हमारी जितनी कैरेक्टर है किसी भी लिविंग थिंग्स का, कोई लंबा है, कोई बौना है, हाथ है, नाक है, पैर है, सारा इसी पर डिपेंड है। जो ब्रांच है, इस ब्रांच में हम ये डिस्कस करेंगे ये कैसे करता है, कैसे करता है, दैट पार्ट इज जेनेटिक्स। तो इसमें हम दो पार्ट है, चैप्टर नंबर 5। ये कहानी उस समय की है जबकि क्रोमोसोम का भी पता नहीं था, लोगों ने अब कुछ स्टडी करके जेनेटिक्स के बारे में जाना, क्रोमोसोम भी पता नहीं। चैप्टर नंबर 6 में जब जाएंगे तब जगह जब डीएनए पता चल गया, क्रोमोसोम सारी पता चल गई, तो मॉलिक्यूलर बेसिस। तो अब बच्चे इसमें हम ये कैसे कैसे काम कर रहा है इसके बारे में देखना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आज हम लोग तो छोटी चीजें पुरानी जेनेटिक्स देख रहे हैं, अब आप जेनेटिक्स इस स्टेज पर पहुंच चुकी है जो एक पैदाइश से पहले किसी बच्चे का डीएनए को स्टडी करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये कह देगा जो इस उम्र में इनको ये बीमारी होगी। ये इस क्लाइमेक्स पर पहुंच चुकी है जेनेटिक्स। तो हम लोग कभी वहां से स्टार्ट करेंगे जब क्रोमोसोम पता नहीं था, मेंडल के टाइम से। अभी वहां चल रही है जो पैदाइश से पहले कह देगा कि भैया 40 की उम्र में इनको ये होना है, और कुछ बीमारियों का इलाज जो होना है अंदर अंदर ही जीन से कर देता है। तो आज वहां चली गई और हम लोग पीछे से बात करेंगे, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए जेनेटिक्स बहुत आगे बढ़ गई है। अब आगे आते हैं हम लोग पुरानी बातों पर। अब बच्चे आप यहाँ से लिखना शुरू करें। आप नंबर 1, नंबर 1, genetics. This word, genetics word, was given by Watson. ये 1900 के आसपास में वर्ड पड़ा था, वैटसन नाम के आदमी ने जेनेटिक्स वर्ड दिया। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिफाइन करिए। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स में व्हाट इज जेनेटिक्स, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब बच्चे दो वर्ड आ गया, हेरिडिटी और दूसरा आ गया वेरिएशन। तो अब बच्चों के दिमाग में आएगा जो क्या है हेरिडिटी, क्या वेरिएशन। तो फिर आप इसको, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब पॉइंट नंबर 2 में ऐसे लिख दो, हेरिडिटी एंड वेरिएशन।
पहले अब इसको डिफाइन करें। क्वेश्चन कोई पूछ रहा है राइट द डिफरेंसेस, तो पहले डेफिनेशन की समझना। मैंने लिखा यदि किसी को दिक्कत है तो लिखो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू सक्सेसिव जनरेशन। ये है डिग्री ऑफ चेंज फ्रॉम पेरेंट्स। ये सारे वर्ड आपको 55 मिलेगा, बट स्कैटर्ड मिलेगा अलग अलग पेज पर, कोई 70, कोई 72, कोई 73, कोई 74, लेकिन ये सारे सभी बच्चे एक साथ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर आपने नोट कर लिया। अब मैटर को समझो। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू सक्सेसिव। अब देखो यदि आपने 11th पेज पढ़ा होगा, हर चीज कैरेक्टर हर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही होता है। चलो डीएनए की बात भी छोड़ते हैं, हम देखते हैं यदि आदमी का बच्चा है तो आदमी पैदा होता है, मंकी से मंकी होता है, डोंकी का बच्चा डोंकी होता है। ऐसा क्यों नहीं मंकी का बच्चा डोंकी हो जाए? आप सीड लगाते हैं किसी ग्राम का तो ग्राम ही आ रहा है, क्यों? तो कोई कैरेक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। ये हेरिडिटी होती कैसे है? क्यों आदमी का बच्चा आदमी जैसा ही होता है? तो इसकी तो कोई साइंस है? वो चीज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी। अब विद द मीन टाइम द डिग्री ऑफ चेंजेस फ्रॉम पेरेंट टू। अब इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा जो फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड 23 क्रोमोसोम आए फादर से, 23 आए मदर से, और ऑफस्प्रिंग बना। तब यदि 2-4 भाई बहन हैं और सब 23 क्रोमोसोम फादर से 23 मदर से लेते हैं, तो सारे देखने में एक जैसे क्यों नहीं है? उसकी क्या है उसके पीछे? जो आप आंख से देख रहे हो तो पेरेंट की तरह एग्जैक्ट तो पेरेंट, कोई बच्चा है थोड़ा कुछ मिलता भी है कुछ नहीं मिलता है। जो कैरेक्टर आपको मिल रहा है दिख रहा है वो तो हेरिडिटी है, और जो नहीं मिल रहा है वो वेरिएशन है। तो अब देखने में एक जैसा क्यों हुआ और ये चेंजेस क्यों आई, इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा? जेनेटिक्स देगा। क्या रीजन है जी? एक ही जैसे दिख रहे हैं, क्या रीजन है जो चेंज हो गए? एक ही माँ बाप के 2-4 बच्चे अलग अलग चेंज क्यों हो रहे हैं जबकि बराबर बराबर क्रोमोसोम ले रहे हैं? तो दिमाग में इस क्वेश्चन को लाइए, तो यू विल ऑल एंजॉय दिस जेनेटिक्स। सोचना शुरू करो इस पे, धीरे धीरे आंसर आपको आएगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट। जब ये दो बातें हो गई एकदम सीक्वेंस में चलेंगे। नाउ विल ये लिया था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट separate thing, that is homologous chromosome. अब इमीडिएटली को समझने के लिए हम लोग फिर से होमोलोगस क्रोमोसोम को समझें। जो बच्चे मेयोसिस पढ़े हैं उनको पता होगा, उनको पता है। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे ठीक से मेयोसिस, उनको फिर समझना है। तो मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं फिर समझाऊं। क्रोमोसोम, ये वर्ड जो आया है, क्रोमा मीन्स कलर, जोमा मीन्स थ्रेड। नाम सबने सुना है। कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। जो वर्ड हेयर ने दिया था, एनीवे डिस्कवरी पास में। अब ये दूसरा क्रोमोसोम,
अब क्या होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो ग्रुप जैसे ह्यूमन का आपने लिया तो 23 क्रोमोसोम पेरेंट साइड से 23 मदर साइड से आती है। अब समझो किसी ऑर्गेनिज्म में 10 क्रोमोसोम है, तो हम लोग उसको 10 फिंगर से मिला लें तो होमोलोगस की कॉन्सेप्ट आ जाएगी। अब जैसे देखो 2 फिंगर्स, ये हर तरह से सिमिलर है आपस में, ये सिमिलर। तो किसी ऑर्गेनिज्म में मान लो ये 10 क्रोमोसोम है, तो जब गैमेट बनती है तो ये अलग हो गए, और जब फ्यूज होता है तो आ गए। तो दोनों 2 क्रोमोसोम हमेशा एक से एक जैसे होते हैं, साइज में, टाइप में और फंक्शन में भी। अब यहाँ पर मान लो आपकी इंटेलिजेंसिया का जीन है, तो यहाँ भी इंटेलिजेंसिया का जीन होगा। यानी आपने इंटेलिजेंसिया जीन फादर से भी लिया, मदर से भी लिया। हाइट का जीन तो दोनों जो पेरेंट्स से आते हैं, फादर से भी मदर से भी। तो अब इस क्रोमोसोम को डिफाइन करें, डायग्रामेटिकली बनाएं। which are quite similar in their height, size and gene content. दूसरे पॉइंट, मैं रीड आउट भी कर देता हूँ। Chromosomes which are quite similar in their type, size and gene content. तो हमारे जो बच्चे 11th में थे उनको रिकॉल होगा, टाइप का मतलब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, हेटेरोसेंट्रिक 11th क्लास में 138 पर पढ़े थे। जो बच्चे नहीं थे वो अपना टाइप से टाइप समझ लीजिए, ये टाइप 11th में था 138 पर, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना। One of them come from the male side, another from the female. अब ये मैटर क्लियर हो गई। यही गैमेट जब बनती है तो ये अलग हो जाते हैं, फिर फ्यूजन होता है तो ग्लूकोज आ जाते हैं। जब बच्चे हो जाए तो इस पर लिख दिया करोगे। सर एक मिनट रुको, मोहम्मद दे कुछ लिख रहे, भाग गया भैया। मोहम्मद दे पूछना, तुम्हारा भाग गया। जब तक मैं पढ़ूं तब तक चला गया तुम्हारा कमेंट। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, ले लेना, क्लियर कर लेना आज 9 से 10 के बीच। बच्चे सबको मैं बता देता हूँ, अपनी कोई भी प्रॉब्लम मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 9 PM to 10 PM व्हाट्सएप पर लिखते हैं, डायरेक्ट कर लें, अपना प्रॉब्लम नहीं रखते, खत्म करें मैटर। यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। 4 वीक में आप 9 to 10 आप किसी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आप ही लोगों के लिए टाइम रखता हूँ। अच्छा, उस पर बताता हूँ जैद साहब, इससे सभी व्यक्ति सब वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका आपसे अभी लेना देना नहीं है, सारा वेस्टिजियल ऑर्गन कर लीजिएगा। अच्छा बच्चे, अब निकलता हूँ, इसको लिख लिया आपने, डन। अब देखो बच्चे, अब 2 वर्ड आती है, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गई। स्पीकर को मैं अपने लिखाऊंगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ जीन्स, नेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखो जो भी पॉइंट में पड़े, जीन्स। अब ये आपका पेज नंबर 72 पर आएगा। बुक है तो बुक में देखेंगे, नहीं तो अभी पेज लेते हैं। जीन्स का डेफिनेशन है यूनिट ऑफ
इनहेरिटेंस। डेफिनेशन हमने कहा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। 72 से कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके पेज नंबर पर। अब देखो, हमने पूछा व्हाट इज जीन, आपने कहा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, नंबर तो मिल गया, लेकिन क्या हमारे बच्चे के दिमाग में ये बात बैठी या नहीं, इस पर बहस करना है। तो बच्चे ये देखो, ये जो क्रोमोसोम है, ये ऑल क्रोमोसोम इज अल्टीमेटली मेड अप ऑफ डीएनए। इतना तो आप जानते हैं, डीएनए का सेट। तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको जीन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लो, यदि ये इंसुलिन का नाम आपने सुना, इंसुलिन बनाने के लिए मान लो इतना बड़ा डीएनए है, तो ये एक जीन हुआ। तो अब आपके दिमाग में फिर आएगी, क्या इतना ही छोटा होगा या बड़ा होगा? तो बच्चे, ये साइज ऑफ जीन या डीएनए है, ये डिपेंड करता है जो क्या है, कौन सा कैरेक्टर है। जैसे इंसुलिन है, तो इंसुलिन जो है बच्चे, ये 51 एमिनो एसिड है, तो इनको बनवाने वाला डीएनए की साइज अलग होगी। और ह्यूमन में सबसे बड़ा जीन है, जिससे बच्चे अभी क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने जवाब ही नहीं दिया उनको जान के, अभी बता देता हूँ, डिस्ट्रोफिन। ये इसी चैप्टर में आएगा, इसमें ये बायोटेक लिखा है, सबसे लार्जेस्ट जीन ह्यूमन का है डिस्ट्रोफिन। जैकिनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे पहले से, तो मैं उनको अभी नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि जब तक हम सेक्स लिंक ना बताएं तब तक कहना बेकार होता है, तो आई केप्ट मम। तो ये लार्जेस्ट जीन है, ये ह्यूमन में ये लार्जेस्ट जीन है। जो बच्चे जैकिनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पूछे थे, वो इसी के कारण होता है, हम लोग पढ़ेंगे। और जिस दिन आप पूछे थे उस दिन कोई रिक्वेस्ट नहीं थी मैटर, तो आपको पूरी समझाया। तो अब जीन देखो, तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये वैरी करती है। दिमाग में ये मत रखिएगा इतना ही छोटा है इतना छोटा। तो साइज ऑफ डीएनए कैरेक्टर के लिए वेरिएबल है। तो ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज नथिंग बट द सेगमेंट ऑफ डीएनए। इसको ब्रैकेट में लिखिए, इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। बोर्ड में आप ये डेफिनेशन लिखिएगा, समझिए कि चलेगा। सेगमेंट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन of food. This is the to understand. And for board you have to write. Is it clear? अब इसको और बच्चे कोई क्वेश्चन इसके बाद दूसरा वर्ड वही 22 पर है, एलियल्स। नेक्स्ट पॉइंट में अब आएगा, एक ही साथ दोनों लिखा है, एलियल्स। एलियल्स इज आल्सो कॉल्ड एज एलिलोमॉर्फ। पहले डेफिनेशन, slightly different form of same gene. Alleles, which is also called as allelomorph. Allelomorph NCERT ने यूज नहीं किया है। Slightly different form of same gene. दूसरी पॉइंट, ये इनका पहला पॉइंट हो गया। They are present on same locus of
क्रोमोसोम, पहले राइटिंग करिए फिर तो समझाऊंगा। अब जीन्स और एलील्स में भी आपको महसूस होना चाहिए, दोनों में क्या रिलेशन है वो समझ में आनी चाहिए। First, I have written alleles, which is also called as allelomorph. Definition is slightly different form of same gene. दूसरा पॉइंट हमने लिखा बच्चे, they are present on same locus. locus कहते हैं साइट को, मैथ में ज्यादा यूज करते होगे आप लोसाई और लूकस, सिंगल फ्लूइड है और लूकस। अब ये तो लिख लिया, अब इसको समझाने के लिए मैं इस डायग्राम को नहीं बताया हूँ ड्यू टू दैट रीजन। तो ये जब आपने लिख लिया अब समझो, तो आपने जितनी जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी सी 10th में पढ़ी होगी, मैं उसकी मदद ले रहा हूँ। पी के केस में आपने पढ़ा होगा पी का हाइट, टॉल एंड शॉर्ट पढ़ा होगा। अब हम लोग शॉर्ट एंड शॉर्ट या डॉट बोलेंगे, शॉर्ट नहीं बोलेंगे, बड़ा लंबा और छोटा। तो पढ़ा था आपने टी 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 करके, कैपिटल टी स्मॉल। तो अब बच्चे बोलो हाइट जो एक है प्लांट की लंबाई है, उसके लिए जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन है वो तो एक ही है टी, लेकिन एक को बड़ा एक को छोटा क्यों लिखा है आपने, ऐसा क्यों लिखा जाता, इस पर बहस। तो ये एक ही जीन के अलग फॉर्म है, तो अलग क्या है उसको भी समझे, क्यों अलग है, ये क्या करते हैं जो आपने छोटा से लिख लिया इनको। तो बच्चे हमने डीएनए, मान लो ये हाइट था, इस पर डीएनए है ये, और इस पर भी यहाँ पर है डीएनए, मान लो यहाँ पर लोकेटेड, यहाँ भी लोकेटेड होगा ये डीएनए। तो दोनों का डीएनए भी सेम होगा, तो एक को आप लिख देते हो कैपिटल से और एक को लिख देते हो स्मॉल से, तो दोनों सेम फॉर्मेट एलील्स इसलिए बोलते हैं। ये जो है डीएनए वो अपना कैरेक्टर जो टॉलनेस है वो दिखा दे रहा है, ठीक है जी। प्लांट लंबा हो गया, एक भी कैपिटल टी है तो प्लांट टॉल हुए, इट इज एबल टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर। अब किसी रीजन से इनके अंदर में खराबी आ गई है, तो डीएनए तो है लेकिन ये काम नहीं कर रहा। अब किसी आप ही के कॉलोनी में एक ही जैसी दो गाड़ी खड़ी हो, जिसमें से एक का मशीन जो है वो सब निकाल दिया हो बाहर से, तो पूरे चकाचक। एक में चाबी लगाया चल दिया, दूसरा में कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जी, तो अंदर से तो मशीन ही निकला हुआ है, यानी कुछ डिफेक्टिव है। एक्चुअली ये चीज डिफेक्टिव है, नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर, लेकिन है तो वही, इसलिए इनको छोटा सा दिखा दिया गया। एंड यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ डोमिनेंट रिसेसिव, इसको वर्ड में आता है, इसको डोमिनेंट बोलेंगे, इसको रिसेसिव बोलेंगे। तो दिस इज द एलियंस। तो नेचर में ये आ तो गए लेकिन है पड़े हुए, काम इनका कुछ नहीं हो रहा है, ये समझो बीमार है, वही खराब गाड़ी की तरह, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा भी रहे हैं लेकिन ये काम नहीं कर पा रहे हैं। जिट क्लियर? जीन्स एंड एलील्स को सोच के देखो अपने दिमाग में, आंख मूंद के, दोनों मैटर क्लियर दिख रही है कि नहीं। जिन बच्चों के पास वो पेज भी देखेंगे, जल्दीबाजी में एक वर्ड में भागेंगे। थिंक योरसेल्फ that I am very much comfortable in jeans and edits. Take 2 minutes to think on that. यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ, एक भी बच्चा जिसके पास डाउट होगा तुरंत क्लियर करेगा, आगे का कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये लंबा चैप्टर इसलिए मैं पहले पकड़ लिया हूँ कुर्ते के,
डाउट लेके नहीं जाना है। चलो डन। और कोई पूछने में कोई शर्मिंदगी नहीं, लोग क्या सोचेगा नहीं सर एक बार और बता सोचेगा, दीजिए। हम पढ़ने आए। हाँ बोलो बच्चे। सर एक बार और बता दीजिए। हाँ तो मैं समझता हूँ कुछ कुछ बच्चों को दिक्कत होती है। अरे भैया तू 10th में टीटी टीटी पढ़ा, अभी आगे बढ़ने दो ना। एक बच्चा 10th में पढ़ रहा था टीटी ऐसे। अब ये लोकस किस क्रोमोसोम पर हम तो सब बात करेंगे। तो अब मुझे बच्चा टीटी क्या है, कहता सर आपको ये भी नहीं पता है टीटी टेबल टेनिस को बोलते हैं। हम कहते ठीक है बेटा टेबल, अभी रहने दो। अब यहाँ पर जब इससे मैं टेबल टेनिस खेलवाऊंगा ना तो पता चलेगा। देखो बच्चे हमने बोला जीन्स और एलियंस। अब बात को समझ। अब बच्चे लोग एक बच्चे से बोला जीन, तो कहता सर जिन मुझे पता है मैं क्या होता है। अरे सर रात को खिड़की से घुस आता है घर में। अब लो भाई कर लो बात। अब उसे क्या समझाऊंगा, ये भी आंसर मिला था। चलो तुम लोग ऐसा मत बोल देना वो जिन है निकल आया दीपक से, ऐसा नहीं है। बच्चे सुनो फिर से, जो 10th में पढ़ा था मिस्टर गुड्डू, देखिए उस समय ने आपने सिर्फ टी और टी पढ़ा। अभी आपने होमोलोगस क्रोमोसोम के हिसाब से नहीं पढ़ा। अब हम क्रोमोसोम पढ़ ले रहे हैं, आगे चल के पी के क्रोमोसोम का नंबर भी बताऊंगा। ठीक है, आज हम इस साल के पी गार्डन में जो हमने काम किया देखा उस गार्डन का पिक्चर भी शेयर कर दूंगा। एवरी ईयर आई डू समवन। अब समझो बच्चा, इस क्रोमोसोम को खोलोगे तो आपको डीएनए मिलेगा। क्रोमोसोम इतना तो आप जानते होंगे। और इसको खोला किया, एक को आप कैपिटल टी बोल रहे हो और एक को आप स्मॉल टी बोल रहे हो। तो अब ये जो टी है ये डीएनए सही है, जैसे मैंने कहा सही कार्ड है, पेट्रोल डाला चल दिया। लेकिन इसी साइट पर अब यहीं पर टी था और यहाँ टी है, एक में क्या दे आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकस, एक ही जगह है। तो ये डीएनए पूरी लेंथ भी वही है इनकी, लेकिन ये प्लांट को टॉल नहीं कर सकता क्योंकि इनमें कुछ कमी है। समझिए ये बीमार है। तो एक ही जीन हो गया, जीन तो एक ही है, टी हाइट के लिए एक जीन। तो इच फॉर वन कैरेक्टर नॉर्मली देयर इज वन जीन। एक नया वर्ड और लिखता हूं, नॉर्मली। नॉर्मली फॉर, नॉर्मली वर्ड लिखा हूं, एक्सेप्शन आएगा। नॉर्मली फॉर वन कैरेक्टर देयर इज normally one gene and each gene exists in their alternative form called alleles। नॉर्मली वर्ड हम लिखा हूं इसलिए कि एक्सेप्शन आए। अब यहाँ पर देखो ये फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये तो डीएनए है, ये कोई खास प्रोटीन बनाती है जिसके कारण ये पौधा लंबा होता है। ये पौधा लंबा होता है, टॉल होता है ड्यू टू ए प्रोटीन, ड्यू टू ए प्रोटीन। अब ये वाले जो है ये प्रोटीन नहीं बना पाते, नहीं बना पाते तो ये पौधा जो है ये बहुत हो गया। तो इसको बोला गया रिसेसिव स्मॉल से दिखाते। अब इज इट क्लियर? अब हम इनके ये दो फॉर्म है डोमिनेंट रिसेसिव, इस पे आता। अब वन पेयर ऑफ वर्ड लिखे डोमिनेंट एंड रिसेसिव।
हम आपको इसीलिए एग्जाम्पल 10th वाला ही दे रहा हूँ जो वो आपके दिमाग में है। अब दो पेयर ऑफ वर्ड लिखो बच्चे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। अभी आपने ये देखा, इस पर बहस किया 10 मिनट। जो एक जो है अपना कैरेक्टर दिखा दे रहा है, दूसरा नहीं दिखा दे रहा है। जो दिखा दे रहा है उसे डोमिनेंट। तो यहाँ लिखेंगे फिर डेफिनेशन, which can express its character is called dominant. Where for example, small t, small y, नोट हो जाए तो लिख देना था। Done, sir. हो गए बच्चे? Yes, sir. नो अच्छा सर। चलो सब क्या करो, सारे बच्चे लिख लेंगे। No, sir. आज का हो गया, फाय का, रक्षा का भी हो गया, टू के फाय का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। चूंकि डोमिनेंट है, दिखाता है, तो कन्वेंशन हो गई, तो कैपिटल से दिखाएंगे। ये नो काम नहीं सर, करता। सर अभी नहीं हुआ। हाँ लिखो बच्चे, कोई बात नहीं। मुझे पता है कुछ बच्चे जो नए हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारे जो पुराने वाले बच्चे हैं उनका चूंकि मियोसिस आती है, उनको दिक्कतें कम आएगी। अब उनको तब पता चलेगा जो मियोसिस जो हमने थोड़ा टाइम लेके किया था, तो कितनी हेल्प करेगी। अब इसी चैप्टर में बच्चे 81 और 82 पेज पर खोल के देखोगे तो वही मियोसिस विषय है शॉर्टकट में। तो आई विल एडवाइस इन बिटवीन you complete the meiosis again. एक बार रिवाइज कर लो आप। Cell cycle G1S, G2M and meiosis. Not mitosis is not required here. और कहाँ पर बुक में 81, 82 पेज पर आप देखोगे वही meiosis का कॉन्सेप्ट है। क्या बच्चे? आगे मिटा दो? Anyone left? No. उस्मान नो सर मतलब क्या? अभी लिखोगे? अब ये रुको ना भाई आयशा, अब आगे क्या होगा वो तब देखते हैं ना। पहले आप आज तो सिर्फ मैं टर्म कर रहा हूँ, अभी इनकी प्रोसेस में कहाँ आया हूँ, जो बच्चे टर्म देख लें। उस्मान का हो गया, रशीद का हो गया, आयशा का हो गया। जैसे रिप्रेसिव का वैसे लिटरली मीनिंग छुपा हुआ होता है, दिखा नहीं पाता, तो रिसर्च डन। तो अब इसके बाद बच्चे दो पेयर ऑफ कोड पे आएंगे। आज सारे जेनेटिक्स के क्रम से वाकिफ होना है आपको, एक एक वर्ड से वाकिफ होना है, क्या इसका मीनिंग होता है। अब दो पेयर ऑफ वर्ड लिखो।
होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। पहले एक काम करते हैं, इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे। तो होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो फर्स्ट वी कैन डू वन थिंग, लेट अस कंप्लीट द राइटिंग फर्स्ट, देन वी विल एक्सप्लेन। When you complete the writing, again you will write done, then I will explain each and every point. Okay, sir. Sir, done. अरे भैया अभी कोडोमिनेंस और डोमिनेंस पर क्यों आ रहे हैं? अभी आप हम टर्मिनोलॉजी करते हैं, अभी हम आए कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, अंडर डोमिनेंस। अभी जंप मत लगाओ आप प्लीज, आप वन बाय वन चलिए। और किसी को एक्स्ट्रा जो है पूछना है तो आप पूछ लेंगे। गुड्डू चौहान अपनी काम से काम रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। अब बच्चे नोट हो गया? यस सर। अब यहाँ देखो होमोजाइगस। अब यहाँ पर आप देखिए, again I am taking the help of your 10th class। अब देखो बच्चे, अब ये जो ऐसे आपने किया था, मान लो कैबिट बनाया होगा, ऐसे फिर ये आके यू बना होगा, जिसको कि हम लोग फिर दोबारा से करेंगे ही।
तो अब मान लो ये मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है। मान लो आपने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, ये पॉलन है और ये जो है एग है इस टाइप में, ये इससे पॉलिनेट कर दिया तो टी, ये हो गया तो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल। तो जब गैमिट बनते हैं तो ये अलग हो गए थे, और जब फ्यूज करता है दो गैमिट तो फिर ये आपस में आ गए। तो हमने ये दो एलील था, जब ये होमोलोगस सेपरेट होता है गैमिट बनने में, मान लो इस पर कैपिटल टी, इस पर स्मॉल टी, ये लाल वाला कैपिटल टी, ब्लैक वाला स्मॉल टी, ये अलग हुआ, अलग हो गया। तो दो तरह का पॉलन बना, तो दो तरह का फिर एग भी बना। अब रेंडमली कोई किसी से फ्यूज किया तो तीन कंडीशन आ सकती है। एक में जायगोट में कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ सकती है, या फिर स्मॉल टी आ। तो फ्यूजन के बाद यदि सेम एलिमेंट कंडीशन आ जाए तो इसको बोला होमोजाइगस। तो होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल टी आ जाए तो इसको बोला होमोजाइगस डोमिनेंट। क्योंकि आगे जो मैं डिस्कशन करूंगा तो अब वहां पर वर्ड बोलूंगा तो इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, इमीडिएट आपको यहाँ से समझना पड़ेगा। और यदि दोनों आ गया ये, तो इसको कहा होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये दो होमोजाइगस है, दोनों क्रोमोसोम पर एक ही है, और ये दोनों फिर ये एक दोनों फॉर्म है, तो इसको बोला हेटेरोजाइगस और इन दोनों को बोला होमोजाइगस। अब उसके बाद हमने लास्ट वर्ड लिखा ट्रू ब्रीडिंग। तो कुछ बच्चे आगे का आंसर बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बच्चे ट्रू ब्रीडिंग का डेफिनेशन लिखें। इफ यू नो ट्रू ब्रीडिंग का मीनिंग लिखे। ना भैया ना, चलिए अब देखो ये मैटर क्लियर है, जहां भले मैंने रेडी कर दिया इस मैटर को आएगी। तो अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे ट्रू ब्रीडिंग। ना भैया ये परफेक्ट नहीं हुआ। अब फिनोटाइप जीनोटाइप पे बाद में आता हूँ। When a particular character appears for successive generations। पहले तो ये डेफिनेशन लिखिए, फिर मैं आपको समझाऊं। When a particular character appears for successive generation is called true breeding। तो ट्रू ब्रीडिंग तभी तक होगा जब तक इस सेल्फ पॉलिनेशन होती है कैचोरियन माटे। तो मान लो ये प्लांट टॉल, ये टॉल प्लांट। तो बच्चे टॉल प्लांट आपने पढ़ा होगा दो तरह से हो सकता है, एक तो ये टॉल भी हो सकता है और एक ये भी टॉल हो सकता है, दोनों ही टॉल। इसलिए मैं अभी कोई फिनोटाइप नहीं। अब ये टॉल जो है, अब इसमें फ्लावर लगेगी, इस पर पॉलन बनेगा, तो ये जो गैमिट बनाएगा पॉलन ग्रेन, तो बच्चे कितने भी पॉलन बने 100 1000 सब में ये कैपिटल टी आएगी। और इनके हजारों एग बने
तो हर एग में ये कैपिटल टी और कैपिटल टी ही जाएगा, और जब ये फ्यूज करेगा तो फिर ये एक जनरेशन में टॉल, फिर इस प्लांट को आपने लगा दिया दूसरे जनरेशन, तो यही फिर ये कहानी दोहराएगी। तो टॉल प्लांट टॉल ही देता जा रहा है, और क्यों देता जा रहा है? क्योंकि ये होमोजाइगस है। अब इनको देखिए, ये ट्रू बीट क्यों नहीं करेंगे जी? क्योंकि इनके दोनों एलिलिक फॉर्म है। आप 10th की कॉन्सेप्ट यूज करो, ये देखो दो तरह का मेल गैमेट, दो तरह का फीमेल गैमेट, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल, ये प्लांट यहाँ से ड्वार्फ हो गया। तो एक टॉल प्लांट था जो एक ड्वार्फ प्लांट भी बना दिया, तो ट्रू बीट नहीं किया जी। इसका मतलब उसके अंदर में गड़बड़ वाला एलिल स्टूडेंट था। तो हेटेरोजाइगस नेवर ब्रीड ट्रू, रीजन इज दिस, इसको रफ में लिख लीजिए। तो व्हाई होमोजाइगस ब्रीड ट्रू? हम एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं टीटी का, बिकॉज 10th में आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। क्लियर? अब इसके बाद देखो, जब ये ट्रू बीट हो गया तो ट्रू बीट बच्चे तभी तक होगा ना। अब ये किसको मिटा के दूसरा कंडीशन, ये तब तक होगा। कंडीशन ये है यहाँ ट्रू बीटिंग के लिए, कंडीशन फॉर ट्रू बीटिंग सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे। कंडीशन फॉर ट्रू बीटिंग के लिए कंडीशन लिखिए सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि अब धोखे से बाहर का पोलन यदि आ गया तो ट्रू बीट नहीं करने देगा। तो कंडीशन फॉर ट्रू बीटिंग देयर मस्ट बी सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन बन सकता है या बनूंगा, व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग, राइट्स इट्स फॉर इट्स कंडीशन, फॉर बाइसेक्सुअल प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसके बाद सेकंड पे कोई वर्ड आप जानते थे, ठीक है, हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, सारे बच्चे नहीं जानते रहते हैं। अब यहाँ लिखो फिनोटाइप, अब हम आएंगे फिनोटाइप, अब हम आएंगे जीनोटाइप। तो पहले फिर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर जो एक्सप्लेन करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक बच्चे जो ट्रू ब्रीडिंग के डेफिनेशन में इसको यूज किए थे, वो अपना ध्यान देखिए, इसको लिखने के बाद ध्यान दीजिए कि व्हाट कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड।
मैं रीड आउट कर देता हूँ द डिफरेंसेस बिटवीन फिनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप and genetic makeup of an organism is called genotype. अब नेक्स्ट पॉइंट जिस पर आपको ध्यान देना है, तो two individuals which are phenotypically same may have different genotype. अब दो इंडिविजुअल है जिसका फिनोटाइप सेम है लेकिन उनका जीनोटाइप अलग हो सकता है। लेकिन two individuals having same genotype will have same phenotype. यदि जीनोटाइप दो की सेम है तो फेनोटाइप उनकी सेम ही होगी। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, फिनोटाइप देखने में एक जैसा है लेकिन जीनोटाइप अलग होगी। इफ यू हैव डन द राइटिंग देन आई कुड एक्सप्लेन इट। ठीक है, ऊपर वाले को मिटा। अब इसका एग्जांपल देखो। आप रटी रटाई बातें मत करिएगा, समझने की कोशिश। अब यहाँ देखो दो टॉल प्लांट है, ये टॉल है और ये भी टॉल है। तो दोनों बाहर से देखने में आपको एक जैसा दिख रहा है, तो इसको कहेंगे बोथ आर फिनोटाइपिकली सेम टॉल। बट बच्चे टॉल तो इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो टू इंडिविजुअल्स जिनका के फिनोटाइप सेम है, जीनोटाइप अलग अलग, इसको प्योर टॉल बोलते हैं, इसको प्योर टॉल या इसको होमोजाइगस टॉल बोलेंगे, इसको जाइगस टॉल बोलेंगे। ये क्लियर? अच्छा, अब बात आई जो सेम जीनोटाइप। अब मान लो कोई दो प्लांट है, अब उनका जीनोटाइप मान लो ये टीटी है जीनोटाइप और एक का दूसरे का भी जीनोटाइप ये टीटी है, ये दोनों डॉर्फी होगा ना। या जीनोटाइप ये जीनोटाइप है, दो का जीनोटाइप सेम है, ये टॉल ही करेगा ना, ये कभी से अलग होगा ही। तो ये डिफिकल्टी, आप ये एग्जाम्पल सेट करो इसके नीचे। ये फेनोटिपिकली दोनों टॉल है हाँ, लेकिन इनका जीनोटाइप अलग अलग है, तो इसके नीचे आप इसको लिख लो, विल हैव नो कंफ्यूजन। अब यहाँ हमने दोनों इंडिविजुअल लिया, यहाँ दो का जीनोटाइप सेम है तो एक्सप्रेस होगा दोनों तो ये जीनोटाइप सेम है तो जीनोटाइप सेम होगा। यही मैटर को मैं लैंग्वेज में लिखा। सो यू मेक दिस आल्सो, इसके नीचे इसको बना ले, तो दोबारा 1 महीने 2 महीने के बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाएगा, वो मैटर वाज दिस। और यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज दिस वन। तो पिक्चर बना दो, टॉल टॉल लिख दो या जीनोटाइप लिख दो या जीनोटाइप। ये हो गया बच्चे, तो नेक्स्ट पेयर ऑफ कोड में आते हैं। ये प्लांट में हुआ था बट 71 पेज पर है इमैस्कुलेशन। और इससे रिलेटेड वर्ड एक मैं लिखता हूं जो कि इस चैप्टर में नहीं है बट विल हेल्प इन चैप्टर नंबर 9 टेस्टडेशन। You will not find this टेस्टडेशन in this chapter. ये वर्ड आपका यहाँ 71 पेज पर है और 31 पर भी आया था, प्लांट रिप्रोडक्शन। तो ये है रिमूवल ऑफ पैंथर।
process of hybridization or process of the removal of testes. Animal के लिए कुछ होता, but a question arise, जब इस एनिमल में मेल फीमेल ही अलग होता, यहाँ टेस्टिस क्यों रिमूव की जाती? तो इसका सिग्निफिकेंस और मिल्क प्रोडक्शन और making the animal दूसरा समझा लेता हूँ, पहले आप डिफरेंस लिख। राइटिंग हो गया? अब देखो बच्चों, यहाँ प्लांट में से आप एंथर को हटाते हैं, वो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ एकदम अलग वर्ड दिया है इमैस्कुलेशन, बट इन द मेन टाइम व्हेन रिमूविंग द टेस्टिस इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन। तो क्वेश्चन राइज यहाँ कैस्ट्रेटेड एनिमल को क्यों करते हैं? तो फॉर विच प्रोडक्शन? अर्ली बिकॉज यू नो testis produces testosterone, that's a hormone, and that makes the muscle stiff. So in early stage, if it is castrated, the meat becomes soft. एक meat production के लिए हुआ, और certain cases में making the animal docile. docile का मतलब देखिए, you know the clogging ये bull होता है और ox इसको बैल होता है। तो काफ को यदि कुछ न किया गया तो बुलवा सेक्सुअली पोटेंट होता, और इफ इट इज कैस्ट्रेटेड इट बिकम ऑक्स। तो इस एनिमल के लिए ये डोसाइल जो है, यदि इसको ऐसे छोड़ दिया जाए बुल के फॉर्म में, यू कांट यूज इन द फ्लॉगिंग ड्यू टू इट्स बिहेवियर, एंड दैट इज ड्यू टू सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ आपने काफ को हटा दिया, तो इसको आपने बोला ऑक्स, इसको बैल बोला, और फ्लॉगिंग और अलग। इट विल हेल्प इन योर चैप्टर नंबर 9। आप भाई मान देखो, हमने यहाँ लिखा, आई टोल्ड यू दिस वर्ड नॉट इन द चैप्टर, इन दिस चैप्टर विल हेल्प इन योर चैप्टर नंबर 9 एनिमल हस्बेंड्री में। ये प्लांट में यदि आप एंथर को काट के हटा देते हैं, ये प्लांट को, इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, तो इसको बोला है इमैस्कुलेशन। अब ये देखो, यहाँ हम लोगों ने सेक्शन में पढ़ा था, यहाँ स्क्रोटम में टेस्टिस है, तो आगे चल के ये टेस्टिस जो है ये बनाता है टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। So besides the secondary sexual characters, testosterone also makes the muscles stiff, मसल को मजबूत करता है। अब आप सुनते होंगे, जो आपको चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, जो स्पोर्ट्स में डोपिंग कर लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, वो ड्रग्स क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, जो ज्यादा दौड़ जाते हैं। फीमेल भी स्पोर्ट्समैन ले लेते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उनका दौड़ने के लिए करते हैं। तो ये चूंकि जब ये बड़ा होगा तो इसकी मीट जो है वो पूरे टाइट हो जाते हैं। अब यह जैसे कि आप गोट का बच्चे में आपने कैस्ट्रेट उसको कर दिया, तो बड़ा हुआ,
उसकी मसल्स जो मीट है वो सॉफ्ट होगा, टेंडर होगा, मुलायम होगा। तो शिप में, गोट में टेस्टिस को हटा दो तो टेस्टोस्टेरोन बनेगा ही नहीं। तो जितने इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो मारे जाएंगे, मसल्स जो है सॉफ्ट। अब कुछ एनिमल जैसे हर में नहीं, जो बुल है और ऑक्स है, ऑक्स जो है वो कैस्ट्रेट है, काउ तो फीमेल को बोला आपने मिल के देती है, पर मेल में आप यूज करते हैं वर्ड बुल एंड ऑक्स। तो बुल जो है ये नॉट कैस्ट्रेट, ये नॉर्मल मेल है, इट कैन बी प्रोड्यूस। लेकिन ये बुल का नेचर क्या होता है, ये डोसाइल नहीं होता। अब बुल फाइट देखते होंगे टीवी पे, जाके लड़ाई करता है, लोग जाते हैं खेलने के लिए बुल फाइट। और ऑक्स जो है जब काफ को बछड़े कैस्ट्रेट कर दिया तब तो वो बना, तो बैल बना, और वो क्या होता है, डोसाइल होता है, यू कैन यूज इन फॉर। ठीक है उस्मान, इज इट क्लियर? आगे बढ़ते। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो फेनोमेना एक ही होती है प्लांट में, एनिमल में, बट टर्मिनोलॉजी अलग 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 अलग। अब लेट अस हैव अनदर 2 वर्ड्स। आज केवल टर्मिनोलॉजी पर बात होगी, और जाने से 10 मिनट पहले 10 मिनट पहले फिर सारे टर्मिनोलॉजी में अभी रिवाइज करूंगा, क्योंकि अगले दिन से फिर इस पर काम शुरू हो जाएगा। मैं सीधे कहूंगा ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसका फिनोटाइप ये है, ये है, तो आपको समझना है। और इफ यू विल टर्न, यू विल फाइंड ऑल दीज वर्ड्स जो आपकी पेज नंबर जो 69, 69, 70, 71, 72 पर सारे वर्ड मिल जाएगा। अब हम यहाँ लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये हमने प्लांट रिप्रोडक्शन में किया था, फिर रिपीट होगी, और इट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग। दूसरा बोलते हैं सेल्फी। और when two different plants, तो हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आगे भी आएगा 9th में, आउट क्रॉसिंग ये सब, लेकिन अभी ये प्लांट के डिफरेंस में। when two different plants are artificially crossed, allowed to fertilize naturally, it's called as a। अब पहले इनको बता दूं, डायग्रामेटिकल इसको ही बता दूं क्या है। मान लो अब ये देखिए, ये प्लांट में फ्लावर है, फूड में पार्ट्स, ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट। यदि आपने कुछ नहीं किया, इन्हीं की पॉलन यहाँ से आके फर्टिलाइज हो जाती है, अपने आप हो रही है, सेल्फ, कुछ नहीं करना है आपको, अपने आप फर्टिलाइज। अब इसमें क्या करना है, पहले नोट कर लिया आपने, when two different plants are artificially crossed, अब हाइब्रिडाइजेशन में देखो बच्चे, हमें ये क्या था किस चीज में, प्लांट रिप्रोडक्शन में।
हम आपको कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइज करना है प्लांट को। जब मेंडल्स की लॉ शुरू होगी तो आपको ये बताएंगे कि भैया एक ये टॉल प्लांट है और इसको आप एक 2 फीट छोटा प्लांट है, आप क्रॉस कर दो, ये डॉल्फ है। तो क्या करेंगे, एक को बनाना है, मान लो इसको फीमेल और इसको मेल बनाना है, तो इसके फ्लावर बड को सेलेक्ट किया, और बिफोर मैचुरेशन, अब इसके अंदर ये इनका आंसर है। यदि आप इसको छोड़ दोगे तब तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो इसको आराम से निडल से ओपन करते हैं स्पैंड को स्टरलाइज करने के बाद, और इनके एंथर को कट करके हटा देते हैं। पेज नंबर 71 चेक करिए, इसको काट करके हटा दिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेट कर दिया। अब क्या किया, तो रिकॉल प्लांट रिप्रोडक्शन। उसके बाद आप क्या कर लेते हैं, तो करते हैं बैगिंग, यानी इस सारे इमेस्कुलेटेड फ्लावर को कवर कर दिया बटर पेपर से। बटर पेपर से इसलिए कवर कर दिया जो कि फॉरेन पॉलन, अनवांटेड पॉलन इस पर ना आ जाए। इसके बाद इस प्लांट का पॉलन ग्रेन को सेलेक्ट किया, इसको चूंकि मेल बनाना है तो इसका पॉलन ले लिया। अब इस बैग को हटाया, रिमूव द बैग, और यहाँ इसको डाल दिया पॉलिनेट। तो नेक्स्ट स्टेज क्या हो गया जी, पॉलिनेशन। जब पॉलिनेट आपने कर दिया तो कहीं धोखे से फिर बाहर का पॉलन इस पर आ जाए, इसके लिए इसको फिर से ढक दिया, which is called रीबैगिंग। इतना करने के बाद allowed seed to set। अब इसमें आपने क्या किया है, जो कह दिया पी का लेते हैं, तो देखो पी में मैं आपको बताऊं क्रोमोसोम नंबर होता है 14। तो आप पॉलन यहाँ का ले रहे हैं तो 7 क्रोमोसोम यहाँ का ले रहे हैं और 7 क्रोमोसोम यहाँ का ले रहे हैं। तब जो एक नया प्लांट बना, इसमें 7 क्रोमोसोम इसका और 7 इसका, तो दोनों का कैरेक्टर आया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और प्लांट रिप्रोडक्शन में मैंने कहा था व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस, व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, emasculation, bagging, pollination and rebagging। ठीक है, क्लियर। उस्मान देखिए, रीबैगिंग का, बैगिंग और रीबैगिंग आप पूछ रहे हैं, पहले आप इमेस्कुलेट करके, क्योंकि एक फ्लावर पर नहीं किया जाता। व्हेन यू आर स्टैंडिंग नियर ए प्लांट, आपने नेटिल से एंथर को हटा रहे हैं, एक फ्लावर का हटाया, फिर दूसरे का भी हटाना है, तब तक यदि बाहर की पोलन आ जाए तो आपने उसको कवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड बैगिंग। तो सारे को आपने बैगिंग कर दिया। उसके बाद जब बैगिंग हो गई, देन यू हैव कलेक्टेड द पोलन ग्रेन। अब उस बैग को हटाया, पोलन उस पर डस्ट किया और फिर से ढक दिया, नहीं तो हवा से कहीं बाहर से पोलन आ जाए तो। क्लियर। अब आज की इतनी रहेगी, अभी टर्मिनोलॉजी में कुछ बचा है, छोटी छोटी चीजें जैसे पन्नेट स्क्वायर या फिलायल, ये सब रहेगा। अब आपकी है डाउट क्लियरेंस अभी का, तो आप अपनी अपनी डाउट्स इस पर लिखिए, पहले मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। जिन बच्चे का, किसी बच्चे का इंग्लिश है तो वो इंग्लिश पढ़ें, नो प्रॉब्लम। ये 10 minutes left and that is for clearance of the doubt।
बच्चे अब तुम ये लग रहा है जैसा है ना, इस सेशन आपकी बंद बंद में ही कंप्लीट होने की। सो अब इसको दिमाग में सेट करके ये मत रहो जो कल ये खत्म होएगा और हम नॉर्मल स्कूलिंग या नॉर्मल हम जाके रूम में कर पाएंगे, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो डोंट माइंड सेट को ये नहीं रखना है जो अभी तो ऐसे कर लेते हैं जी फिर हम क्लास में करेंगे। नो, जहां और जैसे हम मिल रहे हैं वैसे ही पूरे काम को हम ठीक से करते चले जाएंगे, क्योंकि इस साल का मुझे नहीं लग रहा है जब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आर टेकिंग एग्जाम ऑनलाइन। उन्हें वो क्या कर, आप कहिएगा मेडिकल का कैसे हो रहा है, इंजीनियरिंग का कैसे हो रहा है, तो वो क्वेश्चन भेजते हैं जो फाइनल एग्जाम ले रहे हैं और टाइम देते हैं बाउंड, इस टाइम के आंसर लिख के आप उनको सबमिट करो। तो काम हम सब कर सकते हैं ऑनलाइन। we have to set our mind, जो हमको करना है। और हमने आपको छूट दे रखी है अपनी 9 to 10 में व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू से, और इंडिविजुअली मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे, और पढ़ना चाहते हो क्वेश्चन क्लियर करो। यानी बच्चे कोई क्वेश्चन देखो बच्चे इसमें। देखो बच्चे, अभी एक्स वाई क्रोमोसोम की बात मैं नहीं कर रहा है उस्मान। वैसे यू विल बी सरप्राइज टू नो कुछ प्लांट में भी एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, कॉक्सिनिया। अभी उसका कोई रेफरेंस नहीं है, दैट विल बी डिस्कस। और ये बेटर है आप सेक्स डिटरमिनेशन में डिस्कस करें। सेक्स डिटरमिनेशन एनिमल इन योर सिलेबस, और सेक्स डिटरमिनेशन प्लांट में भी होते हैं, उसमें मेल फीमेल प्लांट होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आज के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।